एलियंस और यूएफओ साइटिंग्स। ये दोनों ही वर्ड सुनने के बाद एक चीज जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो है वेस्टर्न कंट्रीज। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बात अगर इन तरीके की साइटिंग्स या फिर सीक्रेट ऑपरेशंस की जाए तो भाई हमें वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज भर भर कर देखने को मिलती है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? असल में गाइज लॉजिकली अगर इस चीज को सोचा जाए और ये मान लिया जाए कि इन तरीके के अनजान मेहमान टाइम टू टाइम हमारे प्लेनेट को विजिट करने आते हैं तो भाई इन तरीके की साइटिंग्स हमें हमारे देश भारत में भी देखने को मिलनी चाहिए। बट अफसोस ऐसा होता नहीं, राइट? जी नहीं, पूरे ही तरीके से गलत। क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको इंडिया में हुए कुछ ऐसे अजीबोगरीब इंसिडेंट्स को दिखाने वाला हूं, बल्कि आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रूफ भी रखूंगा जिससे एक बात तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि ये अनजाने मेहमान सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम हमारे देश भारत को भी विजिट करते हैं। तो हाय गाइज, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज के इस मिस्टीरियस एपिसोड को। 21 जून 2021 गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में लोग एक दिन अचानक से ये नोटिस करते हैं कि उनके सर के ऊपर आसमान में कुछ बेहद ही अजीब सा चल रहा है। वो अजीब क्या है, जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। एक्चुअली गाइज जैसा कि अब आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं, इस रीजन के लोगों ने ये नोटिस किया कि आसमान में बहुत ब्राइट 30 से 40 लाइट्स कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जलकर बुझ रही हैं। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब थी। साथ ही क्योंकि हम भारतीयों ने इन तरीके की चीजों को पहली बार देखा था तो इस इंसिडेंट की भर भर कर एक दो नहीं बल्कि बहुत सी वीडियो क्लिप्स और इमेजेस हमें इंटरनेट पर आज भी देखने को मिलती है। बट गेस व्हाट गाइज, ये चीज यहीं पर ही नहीं थमती। असल में इस रीजन में ये अजीब सी चीज दिखने के बाद यही सेम सी साइटिंग्स की रिपोर्टिंग जूनागढ़, उपलेटा और केशोद के आसपास की रीजन में भी भर भर कर की गई। इंटरेस्टिंग बात ये थी दोस्तों कि इन सारी ही साइटिंग्स में कुछ बेहद ही अजीब सी चीजें कॉमन थी। नंबर 1, ये लाइट्स जिस भी ऑब्जेक्ट से आ रही थी वो आसमान में बिल्कुल ही खामोशी के साथ एक जगह पर खड़ा हुआ था। नंबर 2, इन तरीके की साइटिंग्स के साइज को देखकर ये बात काफी हद तक क्लियर हो रही थी कि जिस भी ऑब्जेक्ट से ये लाइट आ रही है उसका साइज अपने आप में एक पूरी ही सिटी के बराबर होगा। और नंबर 3, लाइट के जलने और बुझने का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न हमें हर एक अलग रीजन में एक सा ही दिखाई दे रहा था, जिससे एक सवाल बहुत बड़े स्केल में खड़ा हुआ कि भाई आखिर 21 जून की रात गुजरात के आसमान में ये तो था क्या? गाइज इस पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करके गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक एडवाइजर ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि ये शायद कोई लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जैसे कि स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट्स हो सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद एक अलग इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी स्टार गेजिंग के एक्सपर्ट ने भी इस इंसिडेंट को और डीप एनालाइज करके ये बताया कि ये कोई लो ऑर्बिटल सैटेलाइट नहीं बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट से निकलने वाले फ्लेयर्स थे जो उस समय गुजरात के आसमान में लोगों को दिख रहे थे। और इस पॉइंट के बाद आज तक भी हमारे पास यही सिर्फ 2 ऑफिशियल ऐसी एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं जो इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि उस रात गुजरात के आसमान में क्या मौजूद था। लेकिन सवाल तो ये है कि भाई ये एक्सप्लेनेशन कितनी ज्यादा वैलिड है। चलो गाइज जरा इसे ट्राई करते हैं। जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। असल में ये वीडियो क्लिप है स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट की जो कि अर्थ के लो ऑर्बिट में उड़कर बहुत सी कंट्रीज को इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अब अगर आपने इस वीडियो क्लिप को गौर से देखा होगा तो यहाँ पर एक चीज आपने जरूर नोटिस करी होगी और वो ये है दोस्तों कि जब भी ये सैटेलाइट्स किसी भी सिटी के आसमान से होकर गुजरती हैं तो इनका पैटर्न एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ने वाला होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर ये बोलूं तो ये काफी हद तक सिमिलर है आसमान चलती हुई कोई ट्रेन को देखना। जबकि बात अगर गुजरात की उन लाइट्स की जाए तो उनका पैटर्न मूविंग नहीं बल्कि स्टैटिक था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप गौर से गुजरात लाइट्स के पैटर्न को देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर एक लाइट अपनी एक ही जगह पर स्टेबल रहती थी और दूसरी लाइट ऑन हो जाती थी। जबकि बात अगर स्टारलिंक सैटेलाइट की जाए तो क्योंकि ये सैटेलाइट हमेशा ही मूविंग कंडीशन में होती है तो यहाँ पर कोई भी एक लाइट एक ही जगह पर स्टेबल तो रह ही नहीं सकती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गाइज मेरी ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म नहीं होती। असल में गाइज क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमें ये स्पेस एक्स की सैटेलाइट्स
अर्थ से दिखती ही क्यों हैं? असल में देखो, स्टारलिंक सैटेलाइट कभी भी खुद से लाइट को इमिट करती ही नहीं है, बल्कि हमें जमीन से जो ये सैटेलाइट्स चमकती हुई दिखाई देती हैं, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जैसे ही सनलाइट इन सैटेलाइट के सोलर पैनल से टकराती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर रोशनी पैदा करती है और वही रोशनी हमें जमीन से दिखाई देती है। और इस पॉइंट पर देखो, हम सभी ने बचपन में ये पढ़ा है कि जो ये सनलाइट होती है ना, ये व्हाइट कलर की होती है और इसलिए भी जब अर्थ के लो ऑर्बिट में ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर जमीन तक पहुंचती है तो हमें ये सैटेलाइट्स हमेशा ही व्हाइट कलर की नजर आती हैं, ना कि ऑरेंज कलर की। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आप दुनिया की किसी भी कंट्री की किसी भी सिटी को उठाकर देख लीजिए, जहां जहां भी इन स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लोगों ने देखा है, वो उनको हमेशा ही व्हाइट कलर की दिखाई दी है। जबकि बात अगर गुजरात लाइट्स की जाए तो भाई उनका कलर व्हाइट नहीं बल्कि ऑरेंज था, जिससे ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि ये चीज लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें नहीं दिख रही थी, बल्कि ये लाइट प्रैक्टिकली कोई सोर्स इमिट कर रहा था। तो गाइस देखो, पहली वो थ्योरी जो ये बोलती है कि ये लाइट्स लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की हैं, भाई वो इस पॉइंट पर काफी हद तक बेतुकी लगती है। तो अब जंप करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर, जो हमसे ये बोलती है कि ये रॉकेट की फ्लेयर्स थी। असल में देखो, जब भी किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट कभी कभी आसमान में फ्लेयर्स को प्रोड्यूस करता है। अब जनरली जमीन से हमें ये फ्लेयर्स वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली किसी भी डायरेक्शन में दिखाई दे सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि रॉकेट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन गाइस, इन फ्लेयर्स के साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। असल में देखो, नॉर्मली जब भी कोई भी रॉकेट फ्लेयर्स को बनाता हुआ आगे बढ़ता है तो क्योंकि कोई भी फ्लेयर एक स्टैटिक लाइट सोर्स की तरह एटमॉस्फेयर में परमानेंटली नहीं जल सकती, तो वो जमीन की तरफ वापस ट्रेवल करना शुरू करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि ये रॉकेट की फ्लेयर होती है तो भाई इसके जलने का पैटर्न भी एक फ्लेम की तरह होता है, ना कि एक लाइट बल्ब की तरह। और ये जो डिफरेंस होता है ना भाई, ये इतना ज्यादा बड़ा होता है कि आसानी से जमीन पर खड़ा हुआ इंसान देखकर ये बता सकता है कि आसमान में कोई रॉकेट की फ्लेयर है या फिर कोई सोर्स लाइट को इमिट कर रहा है। लेकिन देखो, फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए चलो मैं इस चीज को मान भी लेता हूं कि भाई ये कोई लाइट सोर्स नहीं बल्कि वास्तव में रॉकेट फ्लेयर ही थी। तो भाई इतने बड़े स्केल में फ्लेयर्स प्रोड्यूस करने वाला रॉकेट भी भाई ऑब्वियस ही बात है कि काफी ज्यादा जायंट होगा। और ये बात तो फिर पूरे तरीके से क्लियर होती है कि अगर इतना जायंट रॉकेट प्रैक्टिकली उस समय गुजरात के आसमान में मौजूद था तो उसकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज आर्टिकल तो इंटरनेट पर अवेलेबल ही होगा। बट इंटरेस्टिंगली इस पर घंटों रिसर्च करने के बावजूद भी मुझे एक सिंगल ऐसा नोटिफिकेशन या फिर न्यूज आर्टिकल नहीं मिला जो इस थ्योरी को बैक करता हुआ ये क्लेम करे कि उस वक्त गुजरात के आसमान में कोई रॉकेट या फिर फाइटर जेट मौजूद था। जिससे इस पॉइंट पर अब काफी हद तक एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी हमें बेतुकी ही लगती है। तो गाइस, अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर फिर ये लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट नहीं थी, ये रॉकेट के फ्लेयर भी नहीं थे, तो भाई ये था तो था क्या? और क्या ये चीज इससे पहले भी हुई थी? शायद हाँ। 13 मार्च 1997 ये वो दिन था जब यूएस के एरिज़ोना स्टेट में मौजूद फीनिक्स सिटी के आसमान में लोग कुछ बेहद ही अजीब सा नोटिस करते हैं। असल में गाइस, इस सिटी के आसमान में अचानक से देर रात एक जाइंट लाइट जल जाती है, जिसे देखने के बाद उनमें से बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई ये शायद उनके देश का कोई एडवांस एयरक्राफ्ट होगा। बट अफसोस, उनका ये भ्रम बहुत जल्द टूट जाता है। असल में इसके कुछ ही देर के बाद वो लोग ये नोटिस करते हैं कि ये लाइट्स एक के बाद एक अपनी क्वांटिटी को बढ़ाती हुई चली जा रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन लाइट्स का भी ऑलमोस्ट वही पैटर्न हमें दिखाई देता है जो साल 2021 में हमें गुजरात के अंदर दिखाई दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि फिनिक्स में इस लाइट को हजारों लोगों ने ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी देखा था। Now we're looking at a light that's now appeared again. It's come out in a different place. Here, we finally hit pay dirt. Now we've got 2 of them in the sky. There's a third one. Hey, Sue? Hey, Sue? I saw the Phoenix Lights UFO. Did you really? Yeah. You were there? Yeah, I saw that. Whoa. There's these bank of lights, 6 lights, in the shape of a triangle. समय आगे बीता और ये इंसिडेंट और ज्यादा मिस्टीरियस तब बन गया जब वहां के लोगों ने ये नोटिस किया कि उनके आर्मी के चॉपर और जेट्स
इस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उसके बाद भी ये लाइट्स इस सिटी के आसमान में 1-2 मिनट नहीं बल्कि 3 घंटों तक लगातार अपनी इसी पोजीशन में खड़ी रही, मानो ये हमें ये दिखाने का ट्राई कर रही थी कि हम आसानी से तुम्हारे घर भी आ जाएंगे, अपनी पावर भी दिखाएंगे और जब मन करेगा तब जाएंगे और हम इंसान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अगर आप फिनिक्स में हुए इस इंसिडेंट को गुजरात लाइट वाले इंसिडेंट से कंपेयर करने का ट्राई करेंगे तो हमें यहाँ पर भी कुछ कॉमन फैक्टर्स नजर आते हैं। नंबर 1, ये लाइट्स अचानक से आसमान में अपीयर होती हैं। नंबर 2, ये लाइट्स एक ऐसे जाइंट ऑब्जेक्ट से निकल रही थी जिसको अगर लाइट्स के डायमेंशन से कंपेयर किया जाए तो शायद उसका साइज एक बड़े शहर के बराबर होगा। और नंबर 3, फिनिक्स में भी ये लाइट खामोशी से एक जगह पर सिटी के ऊपर 3 घंटे से भी ज्यादा मौजूद रही। अब देखो गाइस, क्योंकि ये फिनिक्स वाला इंसिडेंट 3 घंटे लगातार चला था तो यहाँ पर कोई रॉकेट फ्लेयर या फिर लो ऑर्बिट सैटेलाइट वाली थ्योरी काम नहीं कर सकती थी, जिसके चलते हुए रिसर्चर्स ने इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए ये बोला कि भाई ये कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग वाली चीज नहीं बल्कि हमारा एक सीक्रेट ऑपरेशन था और लोग किसी भी एंगल से इसको एलियन से कनेक्ट करके ना देखें, इसलिए एक ऑफिसर को एलियन ड्रेस पहनाकर दुनिया के सामने उसका इंटरव्यू करके इस पूरे ही इंसिडेंट का मजाक उड़ाया गया। लेकिन शायद यही वो पल था जब पूरी दुनिया को यह आभास हुआ कि शायद इस मजाक के पीछे एक ऐसी बेबसी छुपी हुई है जिसके बारे में दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स भी कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि गाइज साल 2025 आ चुका है लेकिन हमारे पास आज तक भी कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस मौजूद नहीं है जो इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर सके। अब देखो गाइज, इन दोनों ही इंसिडेंट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन सुनने के बाद हम में से बहुत से लोगों के दिमाग में अब ये दोनों ही चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि भाई किस तरीके से ये इंसिडेंट हुए थे। बट अफसोस मेरे अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा है और वो है इन्वेस्टिगेशन करने का कीड़ा। वेल गाइज, जब इस चीज के ऊपर मैंने और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेट किया तब प्रैक्टिकली मेरे सामने आया एक बहुत अजीब सा सच। क्या था वो सच, चलो डिकोड करते हैं। असल में गाइज, जब इस चीज के ऊपर मैंने और ज्यादा रिसर्च करी तो मेरे सामने एक चौंका देने वाला डेटा आया। असल में शायद आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन 13 मार्च 1997 को जब देर रात फिनिक्स के आसमान में इन तरीके की लाइट्स देखी गई थी, ठीक वैसी ही वी शेप की लाइट उसी दिन सुबह के समय भी इसी सिटी के आसपास और इसी सिटी के आसमान में भी लोगों के द्वारा देखी गई। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि समय चाहे सुबह का हो या फिर शाम का, जब भी लोगों ने इन तरीके की मिस्टीरियस लाइट को देखा था उससे ठीक पहले उन्होंने एक मिस्टीरियस बूम साउंड को भी सुना था। एंड गेस व्हाट, इस मिस्टीरियस बूम साउंड और इन लाइट्स के पीछे मुझे एक बेहद ही अजीब सा कनेक्शन भी दिखाई दिया। असल में गाइस, बात अगर पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज की जाए तो फिर वो चाहे ब्राजील हो, रशिया हो, चाइना हो या फिर कनाडा, हर उस जगह पर जहां हमें ये अजीब सी लाइट्स वाला इंसिडेंट होता हुआ दिखाई दिया है, उस जगह पर इंसिडेंट से पहले लोगों के द्वारा एक अजीब सी बूम साउंड को भी सुना गया है। इंटरेस्टिंगली ये बूम साउंड की इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा मैसिव होती है और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन है कि आपको आज भी भर भर कर इंटरनेट पर इस सोनिक बूम की भाई ऑथेंटिक आर्टिकल्स और इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी, जिससे काफी हद तक ये बात क्लियर होती है कि ये लाइट्स जिन भी ऑब्जेक्ट से इमिट हो रही हैं, कहीं ना कहीं वही शायद इस अजीब सी साउंड को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये सारी ही चीजें होती कैसे हैं? वेल गाइज, इसकी काफी हद तक एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलती है 14 अक्टूबर 1947 को। असल में 14 अक्टूबर 1947 ये वो सबसे पहला ऐसा मौका था जब एक बेल X-1 प्लेन को मेजर चक येगर के द्वारा स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज स्पीड से उड़ाया गया। इंटरेस्टिंगली, जैसे ही ये प्लेन स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करके साउंड बैरियर को तोड़ता है, हमें एक बेहद ही अजीब सा बूम सुनाई देता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये सोनिक बूम काफी हद तक उस बूम साउंड से मिलता जुलता है जो कि अक्सर लोगों को इस इंसिडेंट से पहले सुनने को मिलता है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है और वो ये है गाइस कि जब भी हमारे प्लेन के द्वारा इस तरीके का सोनिक बूम प्रोड्यूस किया जाता है तो भाई उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन बात अगर उस सोनिक बूम की जाए जो कि इस इंसिडेंट से पहले लोगों को सुनाई दे रही थी, तो भाई वो तो 2-3 सिटी में एक साथ सुनाई देती थी। तो आखिर ये कैसे हो सकता है?
असल में गाइज इस चीज को समझाने के लिए साल 1999 में फीनिक्स इंसिडेंट के बाद खुद नासा के एक एक्स साइंटिस्ट रॉबर्ट अलेक्जेंडर ने एक बेहद ही स्ट्रेंज सी थ्योरी दी। असल में गाइज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, जब भी हमारा कोई भी छोटा सा एयरक्राफ्ट इस सोनिक बूम को क्रिएट करता है तो भाई उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा लो होती है, लेकिन वहीं पर ही अगर हम क्राफ्ट के साइज को काफी ज्यादा मैसिव कर दें और उसकी स्पीड को लाइट की स्पीड के बराबर कर दें तो उससे प्रोड्यूस होने वाला सोनिक बूम लिटरली इतना ज्यादा तेज होगा कि उसको आसानी से 2-3 सिटीज में एक साथ सुना जा सकता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बात अगर उस सोनिक बूम की जाए जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर लोगों के द्वारा सुनाई दिया, उसकी भी इंटेंसिटी काफी हद तक यही सेम प्रॉपर्टी की नजर आती है, जिससे काफी हद तक ये बात क्लियर हो जाती है कि फिर शायद ये सोनिक बूम काफी हद तक उस स्पेसक्राफ्ट की ट्रैवलिंग स्पीड की वजह से जनरेट हो रहा है, जो कि हमारे आसमान में इन तरीके की लाइट्स को प्रोड्यूस करके शायद हमें कोई सिग्नल देना चाहता है। तो गाइस देखो, अब इस पॉइंट पर एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी खड़ा हुआ होगा वो ये है भाई कि क्या गुजरात के अलावा भी हमें ऐसी साइटिंग्स अलग अलग समय पर अलग अलग सिटीज में देखने को मिली है या फिर नहीं, और अगर इन तरीके की साइटिंग्स टाइम टू टाइम भारत की अलग अलग सिटीज में लोगों के द्वारा रिपोर्ट की गई तो क्या भारत में भी उस अजीब सी सोनिक बूम को सुना गया था? वेल गाइस, सच तो ये है कि जब इस चीज के ऊपर मैंने और स्टडी की तो मेरे सामने आया एक ऐसा सर्च जिसने लिटरली भाई मुझे भी हिलाकर रख दिया। वेल गाइस, क्या थी वो साइटिंग्स, क्या है इस सोनिक बूम की सच्चाई, ये जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में, और वो पार्ट 2 इस चैनल पर तब आएगा जब ये वीडियो पहुंचेगी 6000 लाइक्स तक। इसके साथ ही गाइज, अगर आप पार्ट 2 के लिए जेन्युइनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखो गाइज, इस वीडियो का पार्ट 2 बनेगा या फिर नहीं बनेगा, प्रैक्टिकली ये तो डिपेंड करेगा इस वीडियो के परफॉर्मेंस पर, लेकिन यहां तक की सारी ही इंफॉर्मेशन जानने के बाद एक चीज जो आप डंके की चोट पर बोल सकते हैं वो ये है गाइस कि इन तरीके की साइटिंग्स ना सिर्फ टाइम टू टाइम अर्थ पर किसी भारी सिविलाइजेशन के द्वारा अपनी ताकत हमें दिखाने के लिए की जाती है, बल्कि इन तरीके की चीजें सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम इंडिया में भी होती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि क्योंकि ना ही हमारे देश में इन तरीके की चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता और ना ही इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई ऑफिशियल अथॉरिटी को हायर किया गया है, तो शायद अगर हमारे आसमान में हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है तो भी लाखों लोगों की कहानी तो दुनिया के सामने आ तक नहीं पाती। लेकिन गाइज, अगर आप भीड़ में ना खोकर हर हाल में इन तरीके की मिस्ट्रीज को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ये मिस्ट्री यहीं पर ही खत्म नहीं होती। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। जय हिंद।